आज इस YouTube चैनल पर हम द्वितीय कक्षा लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके द्वारा पहली क्लास को जिस प्रकार से स्नेह और प्रेम मिला, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। आप लोग इस कंटेंट को अपनी परीक्षा देने के तरीके में प्रयोग करें, जो आपकी सफलता को बहुत ही कम समय में सुनिश्चित कर देगी। ये जितनी भी कक्षाएं हैं वो हिंदी में, चाहे कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे PCS CSET का कोई पेपर हो, चाहे आपका टेट का पेपर हो, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जहाँ भी हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम देने के लिए 30 से 35 क्वेश्चन लगभग प्रत्येक पेपर में रहते हैं, जिसमें हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसलिए दोस्तों, ये सभी कक्षाएं सभी तरह की परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। आज हम आपके लिए हिंदी स्वरों का वर्गीकरण लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये कुछ जो आपने कल पढ़ा था, आज इसी में उच्चारण स्थान भी पढ़ेंगे। जो आपने कल पढ़ रखा था, उसी के आगे की एक कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास को हम, जिसमें पहला है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। ये मैंने पहले से बोर्ड पे लिख रखा है कि टाइम बच जाए और आप इसी स्क्रीनशॉट को ले लेंगे एक बार, और इसके बाद अपनी कॉपी पर नोट्स बना लेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको समय दे रहे हैं 2-3 सेकंड का, कि आप इस स्क्रीनशॉट को ले लीजिए और इसके बाद इन कक्षाओं को हम प्रारंभ करते हैं। सामने से हम हट जाते हैं। आइए दोस्तों, हम हिंदी स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, इसमें 4 और आधार हैं, जिनके आधार पर हम स्वरों के प्रश्न बनते हैं या स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। जिसमें से पहला है जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर, जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। ये 4 आधार और हमको पढ़ने होते हैं। जिसमें पहला है जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। ये 3-4 तरह के होते हैं: विव्रत, अर्धविव्रत, समव्रत, अर्धसमव्रत। विव्रत का मतलब होता है खुला हुआ, यानी कि जब हम कुछ स्वरों का उच्चारण करते हैं, जैसे विव्रत का जब उच्चारण कर रहे होंगे तो विव्रत का मतलब हो गया कि खुला हुआ। जब आ का उच्चारण करते हैं आ, तो इसमें पूरा मुख खुल जाता है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो बड़ा आ होता है किस प्रकार का होता है, तो विव्रत होता है। इसी के बाद यहाँ पर जाएंगे तो क्या आता है, अर्धसमव्रत आता है। अर्धसमव्रत का मतलब होता है जिसमें आधा मुख बंद हो और आधा खुला हुआ हो, तो आए, आओ। इसी प्रकार से समव्रत में जाएंगे तो ई, ऊ, जिसमें पूर्ण रूप से मुख बंद रहता है। फिर है अर्धसमव्रत, ए, ओ, तो ये हो गए अर्धसमव्रत। तो यहाँ से जो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से विव्रत कौन है, तो आ हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि अर्धविव्रत कौन है, तो आए और आओ हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा समव्रत कौन है, तो छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और ऊ हो जाएगा। फिर अर्धसमव्रत आपसे पूछेगा तो ए और ओ हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर अग्रस्वर, केंद्रीय स्वर, पश्च स्वर, 3 तरह के स्वरों का वर्गीकरण देखने को मिलता है। तो अग्रस्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए और आए आते हैं। केंद्रीय स्वर या मध्य स्वर में छोटा आ आता है। पश्च स्वर में बड़ा आ, ऊ, ओ और आओ आते हैं। जब इनको हम बोल रहे होते हैं जिह्वा के उत्थापित भाग के दौरान, तो अग्रस्वर ई, ए, आए, ये सब आगे से निकल रहे हैं। केंद्रीय स्वर या मध्य स्वर आ का जब उच्चारण करते हैं तो जुबान के या जीभ के मध्य भाग से आ का उच्चारण होता है, इसलिए कैसा हो जाता है, केंद्रीय स्वर कहलाता है। और पश्च स्वर बड़ा आ, ओ, आओ, ये सब कहाँ से निकल रहे हैं, पश्च भाग से निकल रहे हैं, इसलिए पश्च स्वर कहलाते हैं। तो जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर ये 3 तरह के होते हैं: अग्रस्वर, केंद्रीय स्वर या मध्य स्वर इसको कहते हैं, और पश्च स्वर। तो एक क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मेट हो जाता है। फिर हम आगे जाएंगे जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर। ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है शिथिल और एक होता है कठोर। यानी कि शिथिल वह होते हैं जिसमें मांसपेशियाँ बिल्कुल ढीली रहती हैं, कठोर वह होते हैं जिसमें थोड़ी मांसपेशियाँ तनाव में आ जाती हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे शिथिल में, तो आ, ई, ऊ, ये हमारे क्या हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे। कठोर में आएंगे तो आ, ई, ऊ, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। इसी तरह से ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, कि ओंठ किस आधार पे प्रयोग किए जाएं, तो ओष्ठों की स्थिति के आधार पर ये 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं प्राश्रित या सहज, प्राश्रित या सहज। इसे हम एक अगला नाम दे देते हैं आवर्तुल। और इसमें 4 तरह के स्वर होते हैं, ई, ए, आए।
इसी प्रकार से वर्तुल, वर्तुल में भी 4 होते हैं, उ, ओ और आओ हो जाते हैं। अर्धवर्तुल में जाएंगे तो बड़ा आ हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपके सामने हिंदी स्वरों का वर्गीकरण हो गया, जहाँ से 6-7 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला यहाँ से बन जाएगा, दूसरा यहाँ से बन जाएगा, तीसरा यहाँ से बन जाता है और चौथा यहाँ से बनता है। तो आपको ये लिस्ट स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे और इसको देखेंगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा। फिर इसी तरह से नोट, स्वरों में कुछ खास होते हैं जब 2-2 अंगों की सहायता करनी पड़ जाती है स्वरों के उच्चारण में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाल के लिख दिया है कि ओष्ठ कौन से होते हैं। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ होते हैं। कंठ तालव्य का मतलब है कंठ और तालव्य, ताल दोनों से निकलने वाले। कंठ तालव्य का मतलब है कंठ प्लस ताल दोनों से निकलने वाले जो वर्ण होते हैं वो ए और आए होते हैं, इसलिए इसे कंठ तालव्य बोलते हैं। इसी तरह से कंठ्योष्ठ, कंठ धन ओष्ठ, कंठ धन ओष्ठ, कंठ धन ओष्ठ से निकलने वाले, ओष्ठ से निकलने वाले जो वर्ण होते हैं वो हमारे स्वर कौन से होते हैं, तो ओ और आओ हो जाते हैं, इसलिए इसे कंठोष्ठ कह देते हैं। तो ये हमारा हो गया हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। आप इस आधार पे पढ़कर जो हमारे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्यतः वो यहीं से सर्वाधिक पूछे जाते हैं। जो पिछले आपने पढ़ रखे थे एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, वहाँ की अपेक्षा ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मेट होते हैं, इसलिए मैंने स्वरों का एक वर्गीकरण आपको पढ़ा दिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजनों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे और व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको संस्कृत के 4 सूत्र दे रहे हैं। उन 4 सूत्रों से हिंदी की परीक्षा में हमारा काम चल जाता है। अगर आप संस्कृत व्याकरण को पढ़ रहे होते हैं तो कुछ और ज़्यादा सूत्र पढ़ने पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल हम 4 सूत्रों का उल्लेख करेंगे। उन्हीं 4 सूत्रों से आप लगभग उच्चारण स्थान के आधार पर, चाहे वो स्वर हों चाहे वो व्यंजन हों, दोनों का काम चल जाएगा। तो इसको साफ करने के बाद हम आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कुछ सूत्र। देखिए, उन सूत्रों की सहारे आप सारी चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। पहला सूत्र हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पहला सूत्र हम लिख रहे हैं यहाँ पर, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। आ का मतलब यहाँ पर होता है दोस्तों अकार, का मतलब होता है दोस्तों का वर्ग, हा का मतलब होता है दोस्तों हकार, बी का मतलब होता है दोस्तों विसर्ग, और विसर्जनीय नाम कंठा। विसर्जनीय नाम का मतलब होता है उत्सर्जित होते हैं या निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, तो कंठ से निकलते हैं। अर्थात आकार का मतलब होता है आ और अ, का वर्ग का मतलब हो गया क, ख, ग, घ, अंग। हकार का मतलब हो गया दोस्तों हा, और विसर्ग का मतलब हो गया अह। कहने का मतलब है एक स्वर वर्ण, यहाँ से आ और आ है, यहाँ से हमारा क्या है विसर्ग है जो एक प्रकार का अयोगवा है, आह है, हकार है, यहाँ पर हा है, का वर्ग के अक्षर दिए हैं क, ख, ग, अंग। इन सब का जो उत्सर्जन होता है, जो सारे वर्ण कहाँ से निकलते हैं, तो कंठ से निकलते हैं। इस सूत्र के माध्यम से परीक्षा में सवाल करना बहुत इजी रहता है, बहुत आसान रहेगा। यानी कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, आ से अकार, का से का वर्ग, हा से हकार, वी से विसर्ग, वकार में हो जाएगा आ, का वर्ग में हो जाएगा क, ख, ग, घ, अंग, हकार में हो जाएगा हा, और विसर्ग में हो जाएगा अह। तो इससे क्या हो गया, सब के सब कहाँ से निकलते हैं, कंठ से निकलते हैं। इसी प्रकार से दूसरा सूत्र है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो हम 2 सेकंड के लिए हट जाते हैं।
अब दूसरा सूत्र आपके सामने हम लिख रहे हैं यहाँ पर, कत मदोन, कत मदोन, कत मदोन का से हो जाएगा का वर्ग, फिर ता से हो जाएगा, का के बाद आएगा चा वर्ग, फिर ये आपका माँ के पहले आ जाता का चा, टा वर्ग, टा वर्ग के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा ता वर्ग, यहाँ पर आ जाएगा पा वर्ग, और यहाँ पर आ जाएगा अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक। अब देखेंगे दोस्तों, का वर्ग कहाँ से निकलते हैं, तो का से क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, कंठ से निकलते हैं का वर्ग। चा वर्ग कहाँ से निकलते हैं, तो ता से ताल होता है, तो ताल से निकलते हैं। टा वर्ग, ये टा वर्ग माँ के साथ है, तो ये हमारा हो जाएगा मूर्धा, ये कहाँ से निकलते हैं, तो मूर्धा से निकलते हैं। ता वर्ग, ये दा है तो दंत हो जाएगा, दंत से निकलते हैं। पा वर्ग ओ है तो ओ का मतलब ओष्ठ हो जाएगा, और फिर न है तो अनुनासिक, यानी कि कहाँ से निकलते हैं, नासिका से निकलते हैं। तो कहने का है दोस्तों कि कत मदोन का तात्पर्य क्या है, का से का वर्ग कंठ से निकलते हैं, चा से चा वर्ग ताल से निकलते हैं, टा से टा वर्ग मूर्धा से निकलते हैं, ता से ता वर्ग दंत से निकलते हैं, पा से पा वर्ग ओष्ठ से निकलते हैं, और फिर जो अनुनासिक होते हैं वो नासिका से निकलते हैं। वो चाहे अनुनासिक स्वर के हों चाहे व्यंजन के हों, वो सभी के सभी कहाँ से निकलते हैं, नासिका से निकलते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरे सूत्र की हम बात करते हैं अब इसके बाद। अगला है ऋतु श्रणाम मूर्धा, ऋतु श्रणाम मूर्धा। री से हो जाएगा ऋकार, टा से हो जाएगा टा वर्ग, सा से हो जाएगा मूर्धन्य सा। ये सब के सब कहाँ से निकलते हैं, ऋकार का मतलब छोटी री और बड़ी री। ये संस्कृत में होती है, हिंदी में नहीं चलती है वर्तमान में। तो छोटी री ये सब कहाँ से निकलते हैं, मूर्धा से निकलते हैं। टा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सब के सब कहाँ निकलते हैं, तो मूर्धा से निकलते हैं। और जो मूर्धन्य सा होता है ये कहाँ से निकलता है, तो मूर्धा से निकलता है। तो ये सूत्र हो गया। एक अगला लिख रहे हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चौथा सूत्र लिख रहे हैं, इच्यु शनाम तालुह, इच्यु शनाम तालुह। यहाँ पे देखेंगे तो ई का मतलब क्या हो जाएगा, इकार हो जाएगा। चा का मतलब चा वर्ग हो जाएगा, और ये जो सा है ये सा हो जाएगा, या यहाँ पे है ये या हो जाएगा। ये सब के सब कहाँ से निकलते हैं, तो ताल से निकलते हैं। तो ई का मतलब ई और ई हो जाएगा, और चा वर्ग हो जाएगा, तालब सा हो जाएगा। ये सब के सब कहाँ से निकलते हैं, तो तालु से निकलते हो। तो इन चार सूत्रों से हमारे हिंदी में काम चल जाता है। इतने से ही हम उच्चारण स्थान आसानी से कर लेंगे। अब हम इसके बाद व्यंजनों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, जहाँ से बहुत ही बहुमूल्य क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट के रूप में ले लीजिए, फिर हम व्यंजनों का वर्गीकरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आइए दोस्तों, व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, उच्चारण स्थान पढ़ते हैं। व्यंजनों के उच्चारण स्थान में व्यंजनों के उच्चारण स्थान के आधार पर, तो यहाँ भी 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले एक एक को हम लिखेंगे कि आपको समझने में आसानी रहे। पहला है हमारा स्वर यंत्र मुखी, यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर। ये मैंने पहले से लिख रखा है, जिसमें पहला है स्वर यंत्र मुखी। स्वर यंत्र मुखी, या इसी को बोलते हैं का कल्य वर्ण, का कल्य
वर्ण। क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि स्वरयंत्रमुखी या काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, स्वरयंत्रमुखी या काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, तो इसमें आता है हा। क्या आता है दोस्तों, हा आता है। स्वरयंत्रमुखी या काकल्य वर्ण का जो अक्षर होता है वो कौन सा होता है, तो हा होता है। इसी के बाद आते हैं वत्सर्य। वत्सर्य क्या होते हैं, तो ये न, ल, र है ना, न, ल, र और एक हमारा होता है दंती सा। ये चार हमारे क्या होते हैं, वत्सर्य होते हैं। फिर स्वरयंत्रमुखी पढ़ लिया आपने, वत्सर्य पढ़ लिया, और एक होता है हमारा दंत्योष्ठ। क्या होता है, दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, दंत धन ओष्ठ, जो दोनों से निकलता हो। और एक इसी प्रकार से होता है दव्योष्ठ, 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 इसका मतलब दंत धन ओष्ठ। इन दोनों को परीक्षा में बहुत तीव्र गति से पूछा जाता है कि दंत्योष्ठ क्या होते हैं और दव्योष्ठ क्या होते हैं। दंत्योष्ठ को देखेंगे हम तो वा और फा होते हैं, वा और फा होते हैं यहाँ पर। और जब हम जाएंगे दव्योष्ठ में, तो दव्योष्ठ का मतलब मैंने आपको बता दिया कि दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। तो पा, फा, बोल के देख लीजिए, पा, फा, ब, प, फा, ब और मा, प, फा, ब और मा, ये हमारे क्या हो गए, दव्योष्ठ बन गए। क्या बन गए, दव्योष्ठ बन गए। माँ, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। ये दव्योष्ठ हो गए हमारी, ये दंत्योष्ठ हो गए। अब इन्हीं का एक और आधार आता है उच्चारण प्रत्न के आधार पर। अब दूसरा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और आगे लिखते हैं। अब यही उच्चारण स्थान पे क्वेश्चन बनते हैं, उच्चारण स्थान के बाह्य प्रत्न द्वारा, है ना। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, लेकिन उसमें प्रत्न कैसा रहता है, तो बाह्य प्रत्न रहता है। बाह्य प्रत्न, बाह्य प्रत्न का मतलब है कि ज़्यादातर बल बाहर की ओर लगता है, इसे क्या कहते हैं, बाह्य प्रत्न कहते हैं। जिसमें दो तरह के आते हैं ना क्वेश्चन, यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, और दूसरा होता है नाद की दृष्टि से, नाद की दृष्टि से। थोड़ा मेरे को और ऊपर लिखते हैं। पहला हो जाएगा वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, और दूसरा हो जाएगा नाद की दृष्टि से, नाद की दृष्टि से। ये एक ऐसी सिनॉप्सिस हम आपको दे रहे हैं जहाँ से कोई भी क्वेश्चन आज के बाद आपका गलत नहीं होगा। वायु प्रक्षेप का मतलब होता है वायु छोड़ना, और नाद का मतलब होता है जब आप बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो किस तरह से आप आवाज़ को और थोड़ा खींचते हैं, तो उसे बोलते हैं नाद, है ना। तो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। नाद की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, अघोष और घोष, या अघोष या सघोष, बात एक ही होती है। तो यहाँ पे आप जब जा रहे होंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, अल्प प्राण, अल्प प्राण, और यहाँ पे जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, महाप्राण, महाप्राण। यहाँ पे जब जा रहे होंगे आप तो नाद की दृष्टि से ये भी कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के। एक हो जाएंगे अघोष और एक हो जाएंगे सघोष। सघोष को ही दूसरा नाम घोष होता है। अब इसमें देखेंगे कैसे पहचानेंगे आप। तो देखिए, अल्प का मतलब छोटा, अल्प का मतलब छोटा। दो शब्द आपके सामने हम लिख रहे हैं। एक शब्द है हमारे पास सम और एक शब्द है विषम। विषम में 3 अक्षर हैं इसलिए बड़ा हो गया, सम में 2 अक्षर हैं इसलिए क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अब हमने यहाँ पे लिखा छोटा। अल्प का मतलब होता है छोटा और छोटा का मतलब बड़ा। अर्थात यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो विषम स्थानों के आधार पर आए, जो विषम स्थानों के आधार पर आए, जो विषम स्थानों के आधार पर आए, वो सब के सब क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अर्थात एक हम वर्ग के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, वर्ग। मान लो मैंने का वर्ग लिख लिया यहाँ पर,
और अक्षर कितने होते हैं प्रत्येक वर्ग में? एग्जाम्पल के तौर पर तो 1, 2, 3, 4 और 5। अब छोटा, तो छोटा कौन होता है? सम। तो सम का उल्टा क्या हो जाएगा? विषम। यानी कि अल्प माने छोटा, तो छोटे की जगह बड़ा आ जाए, तो बड़े की जगह क्या आ जाएगा? विषम। यानी कि अल्प प्राण में कौन से अक्षर आते हैं? जो विषम स्थानों पर उपस्थित होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और महा का मतलब बड़ा होता है, अर्थात सम। जो सम स्थानों पर आते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 मैंने 5 स्थान लिख रखे हैं, जिसमें से 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, यानी कि ऊपर के अक्षर क्या हो गए हमारे? अल्प प्राण बन गए। नीचे के 2 और 4 ये हमारे क्या बन गए? तो महाप्राण बन गए। कहने का मतलब है विषम स्थानों पर आने वाले जितने भी अक्षर होंगे वो सब के सब हमारे क्या बन जाएंगे? अल्प प्राण बन जाएंगे। और जितने सम स्थानों पर आएंगे वो सब के सब क्या बन जाएंगे? महाप्राण बन जाएंगे। तो ये बात तो होगी व्यंजनों की, कि व्यंजन के वर्गों में से, अब का वर्ग मैंने लिखा था, आप इसी तरह से 5 वर्ग हैं उसमें भी अक्षर पहचान सकते हैं। तो मैंने एक के लिए बता दिया, आप इसी टिक को अपनाएंगे सबके लिए, कि अल्प के लिए हमेशा विषम, महा के लिए सम। अब और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं कि अल्प प्राण में और क्या आता है। तो अल्प प्राण में अगर और हम देखें तो हमारे जितने अंतस्थ होते हैं, जितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। और जितने हमारे ऊष्म होते हैं, जितने हमारे क्या होते हैं? ऊष्म होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, वो सब के सब हमारे क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो ये बात यहाँ पे हो गई कि वायु प्रक्षेप की दृष्टि से अल्प प्राण और महाप्राण। तो छोटा होगा तो विषम, और सम है तो उल्टा हो जाएगा। महा का मतलब बड़ा और सम हो जाएगा, तो ये अच्छे निकल जाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन अगर पूछे हैं कि अंतस्थ कौन होते हैं, तो ये मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है, यारा लावा होते हैं। अंतस्थ अगर देखें तो यहाँ से निकाल लेंगे हम, और ऊष्म देखें तो 3 आपको हमने लिखा रखे। हा भी होता है तो ये भी महाप्राण में आता है, क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा निकलती है। तो ऊष्म व्यंजन जितने भी होते हैं वो भी यहाँ के एग्जाम्पल बन जाते हैं महाप्राण में, और यहाँ के जितने अंतस्थ होते हैं वो भी आपके क्या बन जाते हैं? यहाँ के उदाहरण बन जाते हैं। फिर इसी तरह से देखेंगे घोष और अघोष। तो अघोष और घोष में अगर देखें हम, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं आपके सामने अक्षर, वर्ग ही ले रहे हैं। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ये वर्गों की बात हम कर रहे हैं। तो 2 डिब्बे आगे बना लो, एक इंजन, एक डिब्बा ले लेते हैं, पीछे के 3 ले लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो जो अघोष हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या बन जाएगा? अघोष वर्ण बन जाएगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर क्या बन जाएगा? तो सघोष वर्ण बन जाएगा। ये वर्ग है, का वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग जैसे आप पढ़े हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो एक डिब्बा मैंने खींच लिया 1, 2 का, यानी कि प्रारंभ के 2, पहला और दूसरा स्थान जो होता है वर्णों का क्या कहलाता? अघोष। तीसरा, चौथा, 5वां क्या कहलाता? तो सघोष या घोष कहलाता है। अब इन्हीं में से कुछ और क्वेश्चन बन जाते हैं कि अघोष के और सारे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो वो आपको करना होगा यहाँ से। तो हम कुछ लिखा देते हैं आपको, जैसे जितने हमारे य, र, ल, व, ह, जितने हमारे स्वर वर्ण होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? घोष होते हैं। जितने हमारे स्वर वर्ण होते हैं, जितने हमारे स्वर वर्ण होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर सारे स्वर वर्ण, स्वर वर्ण ये हमारे सब के सब क्या होते हैं? घोष होते हैं। अघोष में अगर इसी प्रकार से देखेंगे हम, और एक चीज़ यहाँ पे और देख लेंगे, या, र, ला, वा, या, र, ला, वा, ये हमारे क्या हो गए? सघोष हो गए। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी से बनता है कि सारे स्वर वर्ण होंगे तो सघोष, और या, रा, ला, वा आएगा तब भी क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा हमारा। अब ये आपके सामने सिनॉप्सिस हो गई, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, नाद की दृष्टि से। अल्प प्राण, महाप्राण, पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण हो जाएगा। जितने हमारे अंतस्थ हैं वो सब के सब क्या हैं? अल्प प्राण हैं। यहाँ पे जितने ऊष्म हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊष्म व्यंजन, जितने भी हमारे क्या हैं? ऊष्म व्यंजन हैं, ऊष्म व्यंजन हैं, वो सब के सब हमारे क्या हैं? महाप्राण हैं। इस अघोष में आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। साथ में सारे स्वर वर्ण क्या होते हैं? सघोष होते हैं। या, रा, लावा भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये हमने कंप्लीट कर दिया आपको अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष की दृष्टि से। अब एक क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है
कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इसमें कौन से शिथिल होते हैं और कौन से कठोर होते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसमें सिनॉप्सिस जोड़ रहे हैं आपके सामने। ये आपने पढ़ लिया वायु प्रक्षेप की दृष्टि से और नाद की दृष्टि से। अब मैंने इसमें सिनॉप्सिस जोड़ रहे हैं कि इसी में एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि शिथिल वर्ण कौन से होते हैं और कठोर कौन से होते हैं। तो जो हमारे शिथिल होते हैं वो घोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं, और जो हमारे कठोर होते हैं वो अघोष होते हैं और महाप्राण होते हैं। तो आप एक क्वेश्चन यहाँ से अगर ये बनता है तो उसी सिनॉप्सिस में नीचे की ओर बना लेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ यूपीएससी में ऐसा आता है कि कभी कभी क्या होता है, जब वीडियो वगैरह का एग्जाम होता है तो उसमें एक वर्ड को पकड़ते हैं और उसकी कई विशेषताएं पूछ लेते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, एक एक वर्ड को लिखेंगे और उसके साथ इस वीडियो को फॉलो करने के बाद उसमें देखेंगे कौन कौन से उत्तर आपको और मिल रहे हैं, उनको जोड़ते चले जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा काम करना है। बाकी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि वायु प्रक्षेप की दृष्टि से क्या होते हैं और नाद की दृष्टि से क्या होते हैं, ये कर लीजिए, है ना। एक छोटा सा कभी कदार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके सामने कि उच्चारण प्रश्न के आधार पर अगर अभ्यंतर प्रश्न हो तो कैसा होगा, तो उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं। कभी कदार क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट में। ये यहाँ पर लिखा है अभ्यंतर प्रश्न के द्वारा, अभ्यंतर प्रश्न के द्वारा, अभ्यंतर प्रश्न के द्वारा। ये भी कई तरह के होते हैं, देखिए, जिसमें से पहला है अभ्यंतर प्रश्न के द्वारा। यहाँ पे पहले क्या आता है, स्पर्श। तो स्पर्श मैंने आपको पहले से पढ़ा रखे हैं, इनकी संख्या 25 होती है, आपको मालूम है। दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ से ये बन जाता है कि स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं। तो स्पर्श संघर्षी आपको पढ़ना है। ये वही हेडिंग है, उच्चारण स्थान के आधार पर अभ्यंतर प्रश्न आंतरिक रूप में हो तो स्पर्श संघर्षी में जाएंगे तो च, छ, ज और झा, ये हमारे हो जाएंगे स्पर्श संघर्षी। एक होता है केवल संघर्षी, क्या होते हैं, तो जितने हमारे उष्ण व्यंजन होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, संघर्षी होते हैं। और संघर्षी में क्या आ जाएगा हमारा, हा, हकार को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, अर्थात दंती सा, तालव्य सा और मूर्धन्य सा, ये हमारे क्या होते हैं, संघर्षी हो जाते हैं। और एक यहीं पे और आ जाता है लुंठित। लुंठित, लुंठित का मतलब होता है जब किसी वर्ण का उच्चारण करो तो जबान थोड़ा लड़खड़ाए। जैसे आप कहते हैं रा, तो रा में क्या होता है, थोड़ा सा जबान लड़खड़ा जाती है, इसीलिए क्या हो जाता है, लुंठित हो जाता है। तो ये कभी कदार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि स्पर्श कितने हैं, तो 25 मैंने पहले से पढ़ा रखे हैं आपको। स्पर्श संघर्षी में च, छ, ज, झा, और जो स्पर्श भी हुए हों और संघर्ष भी करें तो च, छ, ज, झ, और जो केवल संघर्षी होते तो स, श, श, और लुंठित में जाएंगे तो रा। ये अब आपके अगर देखें तो नोट्स के रूप में कंप्लीट हो गया है। और इस वीडियो में आप 2 वीडियो मैंने दिए हैं आपको। पहले वीडियो में मैंने वर्गीकरण पढ़ाया और दूसरे में भी वर्गीकरण पढ़ाया। तो इस तरीके से वर्णमाला जो है हमारी वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब हम अगली कक्षाओं में आपके साथ शब्दों की व्याख्या और शब्दों का वर्गीकरण लेकर प्रस्तुत होंगे। यहाँ तक दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।